हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टोरी को आगे से कंटिन्यू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाहुन छाटा है, वो मुझे और चोट देगा, प्लीज मदद करो। बकवास, अबू ने चिल्लाकर कहा। सिर्फ तुम अपनी मदद कर सकती हो और मुझे तुम पर यकीन है मिसेस हवान। तुम इस जीव को मार सकती हो। अपनी आंखें बंद करो और उससे छुरी मारो। चर्च का दरवाजा खुला है। हवान मेरा इंतजार कर रहा है। अगर मैं कोशिश करूं तो मैं वहां तक पहुंच सकती हूं। मैं भाग सकती हूं। नहीं मिसेस हवान, तुम भाग नहीं सकती। अगर तुम भागी, ये जीव तुम्हारा पीछा करेगा। अगर तुम उससे मार दो, वो तुम्हें छोड़ देगा। आंसुओं भरी आंखों से मैंने देखा कि वो जीव अपना सर 360 डिग्री घुमाकर अबू की तरफ मुड़ा और सिसकी। अपने कॉन्वर्स के सोल से मैंने छुरी मिसेस हवान की तरफ सरका दी। उसने फिर से छुरी हवा में झटकना शुरू किया, इस बार और तेजी से, और वो नहीं रुकी और अबू चिल्लाती रहे। मेरी रीढ़ की हड्डी में कांटे हुए मैं अपने पेशाब के गाधे में बैठी रही जब तक इस जीव की चीखें हवा में गायब नहीं हो गई और एक जीत की मुस्कुराहट के साथ मिसेस हवान उठकर बैठ गई। आज मुझे कोई निशान नहीं मिला, उसने खुशी से कहा और अपनी मर्जी से अबू को गले लगा लिया। अबू लाल टमाटर की तरह शर्मिंदा अचानक अलग हुए और उससे कहा कि यहाँ हम औरतों को गले नहीं लगाते। इस दिन के बाद मैं सिर्फ 2 बार अबू के थेरेपी सेशंस में बैठी, एक बार जब एक सिख मदद के लिए आया था और कोई पैरानॉर्मल सबूत नहीं मिला, और दूसरी बार जब एक जवान औरत अपनी बेटी के लिए रुकिया के लिए आई थी। मैंने ये इंश्योर किया कि मैं अबू के थेरेपी सेशंस से जितना हो सके दूर रहूं। मिसेस हवान अब कैलिफोर्निया में अपनी सौतेली बहन के साथ है और अक्सर अबू को खत भेजती है। पिछले महीने उसने अम्मी को इंचलाडस की रेसिपी भेजी। अबू के डिजिटल डायरी में डेमन का बयान। आज मैंने एक और अजीब नू देखा। अगर कोई साइंटिस्ट ने ये देखा होता, यहाँ तक कि साफराज ने भी देखा होता, तो वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं करता। वो इससे एक वहम समझता और अपनी आंखें बंद कर लेता। लेकिन वो जीव सिर्फ ठाब थक गायब रहता जब तक उसकी आंखें बंद होती। जब वो आंखें खोलता, वो जीव वही होता, उतना ही हकीकी। ये एक जिन था, आधा छिपकली और आधा इंसान। उसका चेहरा कावे जैसा काला था और इस पर छोटे और बड़े छेद, फोड़न और मवाद से भरे हुए। वो बोलता नहीं था और न ही चलता था। वो सिसकियान भरता था और उछालता था। उसकी जीभ मेरी नापने वाली टेप से भी लंबी थी और उसके साथ एक हरा थूक वाला लिक्विड लटक रहा था जो सड़े हुए अंडों की तरह बदबू करता था। उसकी आंखें किरमिजी लाल थी और जब मैंने अनमेन देखा, मेरा जिस्म अंदर तक कांप उठा। वो छोटा था क्योंकि उसके पैर छिपकली जैसे थे, और जब मैंने पलक झपकी और फिर देखा, उसके पैर गायब थे और उसका जिस्म सांप जैसा था, छिलों के साथ। जब उसने अपना मुंह खोला, उसका जबड़ा जमीन तक गिर गया, जैसे किसी आदमी को दौरा पैद रहा हो। सिर्फ ये कोई आदमी नहीं, बल्कि शैतान की पैदाइश, एक जिन था। उसके बाल नहीं थे, बल्कि छोटे सिंग थे, और जब उसकी खाल गेस्ट रूम के कापत से रगड़ी, उसका रंग धीमा पैद गया। द 12th of November 2015, अदनान मलिक शुमाइला भाभी की प्रेगनेंसी 2 अगले साल 30 साल की हो जाएगी। आयशा बेटी, शायद अगर सब ठीक रहा तो तेरी शादी हो जाएगी और एक दिन इंशाल्लाह तू मेरे प्यारे नवासे या नवासी को जन्म देगी। और एक बात तो पक्की है कि पहले बच्चे का नाम मैं ही रखूंगा, ये फरहान को भी बता देना। खैर, मैं चाहता हूँ कि तू ध्यान से बैठ और आज की कहानी सुन। तुझे मून भाई और मकायल भाई याद है ना? हाँ, वही मेरे दूसरे कजन्स जो पिछले साल कनाडा शिफ्ट हो गए। जब तू 10 साल की थी, मून की शादी हुई। अरेंज्ड मैरिज ही थी। हर कोई तेरे जैसा कूल अब्बू नहीं रखता जो लव मैरिज के लिए राजी हो। एस्टाफिरुल्लाह, फुफो प्रवीण ने मून को कुर्बान कर दिया होता अगर उसने किसी और के बारे में बताया होता जिसे उन्होंने नहीं चुना था। खैर, शेरा कपूर में ये एक बड़ा जश्न था। ऐसे हुआ कि 7 साल गुजर गए और उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ। अब ये तो अल्लाह की देन है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हर तरह से राजी रहना चाहिए। गर्मी के दिन और मैं लाउंज में पुराना कूलर फैन ठीक कर रहा था जब बेल बजी। मून भाई और शुमेला भाभी आए थे। तेरी अम्मी किचन में भागी ताकि समोसेस तला सके क्योंकि कोई नौकर घर पे नहीं था, और हम जौहर टाउन वाले घर के डाइनिंग रूम में बैठे। शुरुआत में हमने एक दूसरे की जिंदगी के बारे में बातें की,
और मैंने उन्हें अपनी नई हासिल की हुई डिग्री भी दिखाई। तेरी अम्मी समोसाज ले आई और सब अच्छी बातें हो रही थी। तू जानती है, जब मेहमान बैठते हैं, एक ऐसा वक्त आता है जब अजीब सी खामोशी छा जाती है। बस वही वक्त था और मून ने अचानक बोलना शुरू किया। अदनान भाई, असल में हम एक वजह से यहाँ आए हैं। जी जी, आप हुक्म करें, मैंने जवाब दिया, तेरी माँ के टिकोने समोसेस का आखिरी टुकड़ा खाते हुए। वो बात कुछ ये है कि जैसे आप जानते हैं, शुमिला और मैं सालों से कोशिश कर रहे हैं और हम कामयाब नहीं हो पाए। मैं कुछ समझा नहीं। भाईजान, शुमिला भाभी ने बात काटी। आपको तो पता है, एक घर में बच्चे के बिना कितनी परेशानी होती है। अल्लाह ने सब दिया है, बेशक, लेकिन अगर आप कुछ मदद कर दें। मुझे याद है तेरी अम्मी के गाल लाल हो गए थे। मैं भी, सबसे अदब के साथ, खुद को माफ करने का मैन किया, लेकिन मैंने थोड़ी सी खंसी की और फिर बात जारी रखी। देखें, मैं इज़्मीन कैसे मदद कर सकता हूँ। ये सब तो अल्लाह की मर्जी होती है। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। वो तो ठीक है, अदनान भाई, मून ने कहा। लेकिन अगर आप कोई मंतर शंटर वे जरा, मुझे अंदर से गुस्सा का एक झटका लगा। जाहिर है, बेटा, परिवार हो या ना हो, ऐसी भी टूकी बात पे गुस्सा जायज़ होता है। खैर, तेरी अम्मी ने मेरा गुस्सा तुरंत भांप लिया। अदनान ऐसा कुछ नहीं करता, उसने जवाब दिया। पहली बात, वो इस जादू टोनी के चक्कर में यकीन नहीं रखता, और दूसरी बात, मून भाई, आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। शुमिला भाभी और मून भाई ने एक दूसरे की तरफ देखा। हमें, तेरी अम्मी और मुझे, 1 घंटा लगा उन्हें समझाने में कि मैं किसी भी तरह उन्हें बच्चा पैदा करने में मदद नहीं कर सकता, और ना ही, अस्तगफिरुल्लाह, किसी जिन को ये काम करने का हुक्म दे सकता हूँ। वो नाराज होकर चले गए, और मैंने राहत की सांस ली। 6 महीने गुजर गए, और हम भूल गए कि ये हुआ था। हम परिवार के साथ, तू भी, शेरा कपूर गए फुफो पावीन की फौतगी पे। जनाजे के बाद, मैंने मून को एक पिलर के पीछे बैठ देखा, उसके चेहरे पे इत्मीनान के साथ। बचपन से मैं उससे जानता हूँ, बेटी। वो परिवार का सबसे बड़ा रोना धोना वाला है। मतलब, जब रोना भी नहीं होता था, तब भी मून रोता था। खैर, मैंने ये पूछने का मैन नहीं किया कि वो अपनी माँ के जनाजे पे क्यों नहीं रो रहा, क्योंकि मुझे बिल्कुल हक नहीं था। मुझे उससे देखते देख, वो आगे आया और मुझे गले लगा लिया। जब मैंने सोचा कि मेरा कंधा आंसुओं से भीन वाला है, उसने मुझे दूसरी बार गले लगाया, थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ। अदनान भाई, उसने उत्साह से कहा, जो आप नहीं कर पाए, वो बाबा जमशेदुल्लाह ने कर दिया। पूछने पे पता चला कि शुमिला भाभी 7 सालों बाद एक बाबा की वजह से हैमिल हो गई थी। बेटा, मैं तो जनाजे पे था, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। मैंने उससे मुबारकबाद दी और फिर पूछा कि क्या मैं शुमिला भाभी से मिल सकता हूँ, और मून ने खुशी से फौरन हाँ कर दी। शुमिला भाभी 3 महीने की हैमिल थी, और जब मैं उनके घर के हिस्से में दाखिल हुआ, तो मैंने उन्हें एक खाली कमरे की दीवार को घूरते देखा। मैंने दरवाजे पे नॉक किया, और उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। नजरें झुकाए, मैं चुपके से सोफा के किनारे पे बैठ गया। ये नेहा का कमरा होगा, उन्होंने कहा, ये मानकर कि मुझे पहले से उनकी प्रेगनेंसी के बारे में पता है। मैंने शर्मीली सी मुस्कुराहट दी। आपको यकीन है कि ये लड़की है? बिल्कुल, उन्होंने अपने बालों को अंगुलियों से सावरते हुए कहा। बाबा जमशेद ने मुझे बताया कि ये एक लड़की है, एक प्यारी सी गुड़िया जो मून और मेरी जिंदगी रोशन करेगी। बाबा ने और क्या कहा? मैंने पूछा। मेरा मतलब, मैं आपके लिए इतना खुश हूँ, शुमिला भाभी। असल में, मैं पहले के लिए माफ़ी भी मानना चाहता था। मून की बीवी मुस्कुराई, और हालांकि उनकी पीठ मेरी तरफ थी, उनकी नाक की बाली हिली, तो मैं समझ गया कि वो मुस्कुराई थी। अब मुझे कुछ बुरा नहीं लगता, उन्होंने जवाब दिया। आप बस दुआ करें, बाकी सब ठीक है। मैंने अपनी पीठ पीछे वाले पिंक बुने हुए कुशन पे आराम दिया और पूछा कि क्या मैं उन्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ, जिस पे उन्होंने सर हिलाकर इनकार किया। अच्छा, मैंने कहा, आपने बताया नहीं, ये सब कैसे हुआ? अब आपसे क्या छुपाना, शुमिला भाभी ने कहा, मेरे सामने बैठ हुए। आप भी अल्लाह के बंदे हैं। जी, मैं 4 महीने पहले बाबा जी के पास गई थी। सबीन की दोस्त ने बताया था कि चिचावटनी में एक बाबा हैं जो शेरा कपूर आ रहे हैं, और वो औरतों को बांझपन से छुटकारा दिलाने के लिए मशहूर हैं।
वो बेटे भी देते हैं, लेकिन बिल्कुल मून और मैं बस एक बच्चा चाहते हैं। बेटा हो या बेटी, हम उससे बराबर प्यार करेंगे। तो हम रात के 12 बजे बाबा के पास गए। 12 बजे दोपहर मतलब नहीं नहीं 12 बजे रात को। अदनान भाई, हम गए। बाबा जी ने मुझे कमरे में बुलाया, दुआ की और कहा कि मैं लाखों में एक हूँ। मैं खुशकिस्मत हूँ और अब मुझे घर जाना चाहिए और जब भी मून को देखूं उससे इनकार नहीं करना चाहिए। हम घर गए। मून शावर लेने गया और मैंने तस्बीह शुरू की। इतने में आंख लग गई और जब मैं जागी मून मेरे बगल में था। मैं इतनी खुश थी नींद में मून को साथ देखकर। आधे घंटे बाद जब आंख दोबारा खुली तो पता चला कि मून अभी भी वॉशरूम से नहीं निकला था। लेकिन बाबा जी ने कहा था कि ऐसा होगा क्योंकि ये उनकी बातों का असर है। और आप देखें 6 महीने में नेहा आ रही है। इस वक्त बेटी, मैं थोड़ा परेशान हुआ क्योंकि शुमिला भाभी ने खुद कहा कि वो मून के बगल में सोई थी और जागने पे उन्हें पता चला कि मून वॉशरूम से नहीं निकला था। लेकिन बिल्कुल बेटा, मैं फिर भी इन पे सवाल नहीं उठा सकता था। मैं तो वैसे ही उनकी बातें सुनकर अनकंफर्टेबल था। खैर, हम घर गए और मैंने तेरी अम्मी को सब बताया। महीने गुजर गए और तेरी एमी और परिवार की बाकी औरतों को बताया गया कि शुमिला भाभी की हालात नाजुक है, तो सब जाफर नेशनल हॉस्पिटल गए। इस वक्त ये हॉस्पिटल रेनोवेट नहीं हुआ था और इसकी पार्किंग जगह काफी बड़ी थी। लाहौर में थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी चक्कर लगा लूं। डॉक्टरों ने मून को बताया कि ये एक अजीब सी प्रेगनेंसी थी। मशीन बच्चे की दिल की धड़कन नहीं पकड़ पा रही थी, लेकिन अल्ट्रासाउंड में बच्चा जिंदा और हरकत करता हुआ दिखा। बस तेरी अम्मी ने वहाँ ही जेनमाज बिछाकर दुआ शुरू कर दी। तू उस वक्त बहुत छोटी थी, इसलिए तेरी अम्मी को बच्चों से जुड़ी किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी थी। बेटा, इस रात एक दुखद हादसा हुआ। शुमिला भाभी के कमरे में आग लग गई और बच्चा, एक मेल नर्स और शुमिला भाभी उसी आग में गुजर गए। हॉस्पिटल के सर्वेलेंस फुटेज ने एक शॉर्ट सर्किट दिखाया और वो धमाका सबने देखा। लेकिन मैंने, बेटा, अपनी आंखों से एक चौड़ा शक्ल का जिन देखा, जिसकी पीठ पे एक आंख थी, एक जिन के बच्चे को आग से बाहर ली जाता हुआ। उसने मुझे उससे देखते हुए देखा, लेकिन वो बस ऐसे ही चला गया, एक ऐसे बच्चे के साथ जो इंसान भी नहीं था। और ये, बेटा, तब मुझे एहसास हुआ कि जिस मून को शुमिला ने 9 महीने पहले इनकार नहीं किया था, वो उसके शोहर की शक्ल में एक जिन था। ओ डियर आयशा, मेरी प्यारी आयशा, सो जा। मैं जानता हूँ कि देर हो गई है और तू पूरी तरह जाग रही है, तो मैं तुझे ये नाज़म सुनाता हूँ। मेरी मासूम बेटी, अगर अंधेरा छा जाए और वो जीव आ जाएं, तो उनकी आवाज़ों से मत डरना। तुझे ये आंखें दी गई हैं ताकि तू चमकीली रंग देख सके, अपने डांट जाइनी, हरे भरे वादियों और मरी के बर्फ के टुकड़ों को देख सके। जब बर्फ तेरी जबान पे पिघलेगी, तू काले चेहरे, टेढ़े मेढ़े पैर और बात करने वाले सांप देख सकती है। और जब सूरज डूब जाए और तू घर भागने का फैसला करे, तेरे अब्बू की बाहों में तुझे बिस्तर में सुलाया जाएगा रात के 8 बजे, और तुझे याद दिलाया जाएगा कि जब तक तू साए देख रही है, उसका हाथ थाम और तुझे डर नहीं लगेगा। ओ मेरी प्यारी आयशा, सो जा। मैं जानता हूँ कि देर हो गई है। अदनान मलिक चुरडाइलन वाला दरख्त घर पे, जब मैं 13 साल की थी, अपने प्यारे अंधेरे प्रीटीन सालों में, मुझे लगता था कि मेरे अब्बू के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। वो दोपहर तक जमील अंकल के साथ होते और दोनों आदमी सिर्फ अम्मी के आलू पराठों के लिए घर आते। फिर अबू अपने स्टडी में चले जाते और जमील अंकल के साथ रिसर्च पेपर्स लिखना शुरू कर देते। कॉन्वेंट में मैं वो लंबी लड़की थी जिसने बड़े चाशमी पहने थे, जिसके बगल में कोई बैठना नहीं चाहता था क्योंकि 7वीं क्लास की मेहर ने सबको बताया था कि मैं हवा से बातें करती हूँ और कभी कभी कॉरिडोर से भागती हूँ क्योंकि मुझे कुछ मेरे पीछे आता दिखता है, और मेरे साथ दोस्त बनने के लिए किसी को मेरे सर पे बैठने वाले जिनों से भी दोस्त बनना पड़ेगा। मैं जानती थी कि वो करेज द काउडली डॉग के इस एपिसोड से प्रभावित थी जिसमें मुरियल के साथ जिन्न का बादल होता है क्योंकि मैंने भी वो एपिसोड देखा था, लेकिन बिल्कुल मैं चुप रही। अब्बू ने मुझे ये कहा था, साल के बीच में 2 चीज़ें हुई, मेरे चेहरे पे छोटे छोटे पिंपल्स निकल आए और आखिरकार मुझे एक दोस्त मिली, महम। वो लंबी नहीं थी, वो थोड़ी मोटी थी और उसके पिंपल्स नहीं थी,
लेकिन उसके बड़े रेटिना टाइप के ब्रेसेस जो वो निकाल नहीं सकती थी और किसी ने उससे भी बात नहीं की। तू जानती है, जब तू 13 साल की होती है, दोस्ती अलग तरह से काम करती है। एक हफ्ते की दोस्ती के बाद महम और मैं एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त बन गए। हमने वो मनकौन का सेट जो नानू ने यूएसए से लाया था, उससे दोस्ती के ब्रेसलेट्स बनाए और उसने मेरे लाल बैकपैक पे आयशा रॉक्स लिखा, उसी डिजाइन में जो मेहर यावर और उसके गैंग के बैकपैक्स पे था। सच कहूँ, मैं सबसे ज्यादा खुश थी। मुझे अब ब्रेक टाइम में अकेला नहीं बैठना पड़ता था। महम मुझे बास्केटबॉल कोर्ट के पीछे वाले बड़े ट्री के पास ली जाती जहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। जब रिसेस खत्म होता, मैं वहां से बड़े फक्का से निकालती क्योंकि अब मैं वो डरपोक लड़की नहीं थी जो बोल नहीं सकती थी। मेरे स्कूल के बास्केटबॉल कोर्ट के पीछे एक बहुत बड़ा ट्री था, बिल्कुल आमपीडन जैसा, लेकिन सीनियर्स ने हमें बताया था कि वहां शाम को चुरेडली लाटकती हैं और इसलिए वो चुरडाइलन वाला दरख्त के नाम से मशहूर हो गया। अगर बॉल वहां चली जाती तो कोई पियून वहां जाने की हिम्मत नहीं करता और हमें स्टोर रूम से नई बॉल मिलती। मैंने ये भी सुना था कि मेहर यावर के इट गैंग में शामिल होने के लिए अस्ट्री के साथ चक्कर लगाने पड़ते थे। महम ने मुझे बताया कि ये झूठ था और मेरी क्लास का कोई भी अस्ट्री के पार जाने की हिम्मत नहीं करता था। वो 3 हफ्ते मेरे जूनियर सेक्शन के सबसे दिलचस्प हफ्ते थे। मेरे पास एक दोस्त थी, मेरी बाहों पे रंग बिरंगे ब्रेसलेट्स, एक लड़की जिससे एक्स-मैन के एपिसोड्स पे चर्चा कर सकती थी और पूरी जूनियर सेक्शन मुझे बहुत बहादुर समझती थी। मैंने लेक्चर्स के दौरान टीचर्स के सवालों के जवाब देने शुरू कर दिए और मिसेस रेबेका ने मुझे बायोलॉजी में एक गोल्ड स्टार भी दिया। अबू ने इसके लिए मुझे एक नई ब्राट्स पेंसिल केस दिलाई जिसके साथ एक बैग भी आया, लेकिन मैं वही बैग इस्तेमाल करती रही जिसमें महम ने क्यूट चीजें लिखी थी। एक दिन मई के फाइनल एग्जाम्स से पहले मुझे सिस्टर के ऑफिस में बुलाया गया। कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी में, तुझे पता होना चाहिए, हमारे पास सिस्टर्स होती हैं। वहां पहुंचने पे मुझे पता चला कि अबू को एक मीटिंग के लिए बुलाया गया था। जब वो कमरे से बाहर आए, मैंने पूछा कि क्या गलत हुआ और उन्होंने बस मुस्कुरा दिया। मैंने तुरंत अंदाजा लगाया कि मैं मैथ्स में फेल हो गई हूँ। मैथमेटिक्स एक घटिया सब्जेक्ट है जो मुझे अब भी यतीम खाना लगता है, और जब मैं छोटी थी अबू ऐसे ही होते द अगर मुझे एफ भी मिलता तो वो पलक नहीं झापकते क्योंकि वो जानते कि मैं 2 जिंदगियां जीती हूँ। खैर, बात वो नहीं थी। मैं मैथ्स में फेल नहीं हुई थी। हैरानी की बात है, अबू मुझे मीटिंग के बाद मैकडॉनल्ड्स ले गए। कॉन्वेंट के पास वाला मैकडॉनल्ड्स का ब्रांच ऐप बंद हो चुका है और अबू मुझे अक्सर वहां ले जाते थे जब वो मुझे पिक करने आते। जब तक मैंने अपना खाना खत्म नहीं किया, उन्होंने बात नहीं की। महम कौन है, बेटा? उन्होंने पूछा। आपके पास मेरे लिए वक्त हो तो मैं बताऊं ना, मैंने जवाब दिया। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ओ, अबू ने कहा, क्या वो तेरी क्लास में है? मैंने सर हिलाया। मैं लगभग टीनेज में दाखिल हो चुकी थी और जूनियर स्कूल में कोई भी हैप्पी मील ऑर्डर नहीं करता था, लेकिन महम ने मुझे फिर से अपने आप जैसा महसूस कराया था तो मैंने वो ऑर्डर किया। जब अबू अपना संडे खा रहे थे, मैं अपने हेलो किटी के खिलौने से खेल रही थी। बेटा, अबू ने कहा, तू महम से पहली बार कहाँ मिली? स्कूल में, बिल्कुल अबू, मैंने कहा। और फिर एक पल के लिए मैंने सोचा कि अगर मैंने कोई गड़बड़ की है तो अबू बिल्कुल मेरा साथ देंगे और महम को इल्जाम लगेगा। लेकिन मैंने अचानक जोड़ा, जो भी मैंने गलत किया अबू, उसमें महम का कोई दोष नहीं है। अबू घर वापस जाते वक्त चुप रहे। अगले दिन स्कूल जाने से पहले उन्होंने मुझे एक बेंगानी हार दिया। 2009 के एक टीनेजर के लिए ये काफी बदसूरत हार था, लेकिन क्योंकि अबू ने उसमें एक टूटा हुआ बाबी का बटन चिपकाया था, मैंने उससे पहन का फैसला किया। मैं पहले से ही इतने नियम तोड़ चुकी थी। स्कूल में पहले कुछ पीरियड्स बहुत बोरिंग थे क्योंकि महम वहां नहीं थी। ब्रेक के वक्त कोक और कबाब खरीदने के बाद मैं हमारे स्पॉट पे चली गई क्योंकि मेरे पास और कोई जगह नहीं थी। अचानक जाडियोन के पीछे से महम नजर आई। उसने सफ़ेद और लाल शलवार कमीज वाला यूनिफॉर्म नहीं पहना था। मैं उससे गले लगाने भागी, लेकिन उसने मुझे धक्का दे दिया। क्या हुआ? मैंने हैरान होकर पूछा। पहले आधे दिन तू कहाँ थी? उसने चुप रहकर जवाब दिया। सब लोग चुप क्यों हैं? मैंने चिल्लाकर कहा।
क्या तू मुझे नहीं बता सकती कि सिस्टर के ऑफिस में क्या हुआ? कोई जवाब नहीं। मैंने अपना आधा खाया हुआ कबाब उठाया और बास्केटबॉल कोर्ट से बाहर चली गई, मेरे पिंपल वाले चेहरे पे आंसू बेथे हुए। पानी भरी आंखों और कमजोर नज़र के साथ मैं मुश्किल से एरोबिक्स रूम तक पहुंची। बेचारी लड़की, एक जानी पहचानी आवाज आई। मैंने पीछे देखा तो मेहर यावर और उसकी लड़कियां दरवाजे के पास खड़ी थी। क्या शैतान ने तुझे जहन्नुम से निकाल दिया? उसने मजाक किया और एक एक करके सब लड़कियां हंसी। मुझे याद है कि उस वक्त मेरे गर्म आंसू एक हिस्टेरिक रोने में बदल गए थे। जब कोई और लड़की अपना सर साइड में नहीं किया ताकि मैं हमको उनके बीच से आते देखे, मैंने अपनी आंख के कोना से देखा कि वो मेहर यावर के बगल में खड़ी थी और एक पैर में उसके आर पार चली गई। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।